हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। आचार्य जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप एक शिक्षाविद हैं जी। और बहुत समय आपने गुरुकुल में दिया। जी। और उसके बाद एक नई जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी आपको मिली है। जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से जी। आज तक मैं किसी राजनीतिक पार्टी का न सदस्य रहा हूँ, न किसी राजनीतिक मंच पर गया हूँ। जी। मैंने केवल शिक्षा के क्षेत्र में, किसानों के हित में और सामाजिक कार्य करते हुए विद्यार्थियों के हित में कार्य किए हैं। और इस प्रकार की ये जिम्मेदारी, मैं निश्चित रूप से आभारी हूँ उन लोगों का कि जो राजनीति में न रहते हुए भी उन्होंने मेरे कार्यों का सम्मान किया। और निश्चित रूप से जो हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उनके लोगों ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मेरे को दी है। निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि उनकी उम्मीद और प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूं। आचार्य जी, थोड़ा सा आपके जीवन की ओर मुड़ते हैं। जी। पारिवारिक पृष्ठभूमि, परिवार, किस परिवार में आपका जन्म हुआ और कहाँ हुआ? हरियाणा प्रांत में जिला पानीपत में तहसील है समालखा, उसके पास में छोटा सा गांव है पावटी। उसमें एक कृषक के घर में मेरा जन्म हुआ और लगभग 20-25 बीघा की खेती ही हमारे घर की थी। जी। मेरे पिताजी बड़े मेहनती किसान थे। हम 5 भाई हैं। सभी पिताजी ने पढ़ाए, सभी अलग अलग, कुछ सरकारी सेवाओं में, कुछ प्राइवेट सेवाओं में गए और भरा पूरा परिवार है। सब भाइयों में बहुत अच्छा संगठन, प्यार और आपस में प्रेम है। एक दूसरे की खूब मदद, हेल्प उन्होंने की और इस ढंग से परिवार संयुक्त परिवार के रूप में लंबे समय तक रहा। आपके शपथ ग्रहण समारोह में भी सभी भाई, मेरा आपके पूरा भाभियां, सब आए परिवार, मेरी भाभियां, मेरे भाई, मेरे भतीजे सब यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और हरियाणा में आर्य समाज का काफ़ी प्रभाव है। बहुत तो अच्छा प्रभाव। परिवार शुरू से ही आर्य समाजी विचारधारा। बिल्कुल। मेरे पिताजी ऋषि दयानंद से प्रभावित थे और उन्होंने उसी प्रभाव के कारण मेरे को गुरुकुल में भेजा पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, पढ़ाई भी गुरुकुल में ही हुई? मेरी लगभग पढ़ाई कुछ यूनिवर्सिटियों में हुई, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा मेरी गुरुकुल में रही। बीए तक की शिक्षा मेरी गुरुकुल की है। जी। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से एक एमए किया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से दूसरा एमए किया। बीएड भी आपने? बीएड मैंने रोहतक यूनिवर्सिटी से किया। योग एंड साइंस का डिप्लोमा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया। और कुरुक्षेत्र गुरुकुल में कब आप आचार्य के रूप में आए? मैं 1981 में आया। मेरी 21 साल की आयु थी जब मैंने गुरुकुल को ज्वाइन किया। करीब 34-35 साल आप? पूरा 35 साल का लगभग मेरा कार्यकाल गुरुकुल की सेवा में व्यतीत हुआ। गुरुकुलों में एक धारणा उस समय लोगों की रही कि जो बच्चे नहीं चल पाते उनको गुरुकुल में भेज दें। कम बच्चे आते थे, लेकिन उसमें इतना परिश्रम, मेहनत निरंतर किया गया कि उसके बाद बच्चे खूब अच्छी संख्या में आने लगे। गुरुकुल को कोई सरकारी अनुदान नहीं, कोई अन्य सहयोग नहीं, वो केवल लोगों के सहयोग से मैंने चलाया। लगभग 23 वर्ष तक उन बच्चों के भरण पोषण के लिए मैं गांव में जाता, नगरों में जाता, गेहूं, चावल दान रूप में इकट्ठे करता था और उसी से वहाँ पर वो सारा कार्यक्रम हुआ। तो इस समय वहाँ की स्थिति ये है कि 14 स्टेट के लगभग 1,500 बच्चे वहाँ रेजिडेंस आवासीय रूप से पढ़ते हैं। इस प्रकार अब 34-35 वर्षों में तो हज़ारों बच्चे वहाँ से, हजारों कई हजार मेरे छात्र पूरे देश में हैं, पूरे भारतवर्ष में, उनके भविष्य का निर्माण विदेशों में है। बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। और इस साल आपको जान के प्रसन्नता होगी, हमें केवल 300 विद्यार्थियों की जरूरत थी प्रवेश में और उसके लिए 5,500 बच्चे प्रवेश के लिए आए
वहाँ कोई भी बच्चा सेकंड क्लास नहीं लेता, सब प्रथम और मेरिट में जाते हैं। आईआईटी, पीएमटी, एनडीए के हमने अपनी एकेडमी स्थापित की हैं और हमारे बच्चे हर क्षेत्र में टॉप करते हैं। किसी न किसी रूप में क्या अभी अब भी आपसे आपका वहाँ संपर्क बना रहेगा? हाँ, क्यों नहीं, वो तो एक पारिवारिक मार्गदर्शन के रूप में समय समय पे मैं आता जाता रहूँगा। क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी कुछ इस तरह का सिलसिला शुरू हो और लोगों के सहयोग से, सरकारों के सहयोग से, सभी दलों के सहयोग से? बिल्कुल, यदि लोग चाहेंगे, सरकार की इच्छा रहेगी तो इस बिंदु पे हम काम कर सकते हैं। और आज के युग में इसकी महती आवश्यकता है, क्योंकि आज शिक्षा को केवल अक्षर ज्ञान तक जोड़ दिया है। सही अर्थों में शिक्षा वो है कि जो बच्चे का सर्वांगीण विकास करे। सही कहा। हमारे यहाँ क्या है कि बच्चे 4 बजे उठते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, संध्या करते हैं, हवन करते हैं। हमारे जो जीवन मूल्य हैं प्राचीन भारतीय परंपरा के, वो अपनाते हैं। माता पिता का सम्मान करना, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव करना, अपने बड़ों के प्रति सम्मान का भाव रखना, ये हमारे बच्चों में कूट कूट करके विचारधारा है। और उसके साथ पढ़ाई। अभी एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आचार्य जी से बातचीत का सिलसिला ये ऐसे ही बना रहेगा। और योग की बात की है तो योग के बारे में भी आचार्य जी से अगली बात करेंगे। योग को लेके तरह तरह की कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है। जी, कंट्रोवर्सीज होती हैं, आपकी क्या राय है? योग के बिना पूर्ण व्यक्तित्व का निखार हो ही नहीं सकता। ब्रेक पे जब गए थे तो योग की बात राज्यपाल महोदय से कर रहे थे, लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी दर्शकों के लिए जानकारी ये है कि राजभवन में हैं हम, हिमाचल प्रदेश के राजभवन में राज्यपाल महोदय के साथ, और ऐसी जगह खड़े हैं जहां 3 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था, जिसे शिमला समिट के रूप में जाना जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके बीच बहुत ऐतिहासिक समझौता हुआ था। ये इस जगह हम खड़े हैं। राज्यपाल महोदय, योग की बात कर रहे थे, लेकिन एक बीच में एक जिज्ञासा हुई। जी जी। आपने कहा कि राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं, शिक्षक थे, शिक्षक हैं। जी जी जी। और ये पद मिला है, तो क्या आपने अपेक्षा, इच्छा कभी की थी? और उसके बाद किसका प्रतिफल क्या मानते हैं इसका? निस्संदेह कभी ऐसी इच्छा रही नहीं, लेकिन पिछले जीवन के जो कार्य किए गए, मैं समझता हूँ आज भी राजनीतिक रूप से ऐसे लोग हैं जी, कि जो किसी कर्तव्यनिष्ठ आदमी का सम्मान करते हैं। तो पहले भी मैंने निवेदन किया कि इसके लिए मैं शीर्षस्थ नेतृत्व का, बीजेपी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मेरे को अवसर दिया, और इतना बड़ा अवसर दिया कि मैं निश्चित रूप से गंभीर हूं और हिमाचल प्रदेश में पूरे देश से हटकर हम कुछ ऐसा कार्य करें कि इस प्रदेश की सारे देश में एक पहचान बने। आपने पीछे कहा जब आपकी नियुक्ति हुई कि आपको पता ही नहीं था कि आप राज्यपाल लगने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये आश्चर्य है कि मेरे को कतई आभास नहीं था। लोगों ने ही मुझे सूचना दी कि आप हिमाचल प्रदेश के गवर्नर नियुक्त हुए हैं। मैंने सोचा लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब लगातार निरंतर फ़ोन आने शुरू हुए और लोगों ने कहा टेलीविज़न तो चलाइए, टेलीविज़न पे मैंने अपना नाम देखा, फिर भी मैंने सोचा हो सकता है मेरे नाम का कोई और हो और होंगे। और आश्चर्य ये रहा कि रात तक मेरे को कहीं से कोई सूचना नहीं आई शीर्षस्थ नेतृत्व की ओर से या राष्ट्रपति भवन से कि आपको नियुक्त किया है। मेरे को केवल टीवी से पूरी जानकारी मिली। अगले दिन फिर मैं पर कुछ रोज पहले नियुक्ति से 2-3 दिन पहले शायद राष्ट्रपति भवन से एक फोन आया था कि आपके नाम के केवल ही स्पेलिंग्स क्या है। हाँ, मेरे को इतना जरूर आया कि कोई नियुक्ति है, कोई नियुक्ति की भी बात नहीं थी उसमें। केवल इतना आया, मिस्टर सुधांशु जी नाम बोला, उन्होंने कहा कि आप आचार्य देवव्रत हैं। मैं बोल रहा हूँ कि कृपया आप अपने नाम की स्पेलिंग बताएंगे। जी।
तो मैंने स्पेलिंग बताई। मैंने फिर जानना चाहा कि आप किस लिए जानना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं वैसे ही परिचयात्मक जानना चाहता हूँ, बस इतना ही बोला और इससे आगे बात समाप्त हो गई। क्या ये आपने जो इतने 35 वर्षों तक निष्काम भाव से गुरुकुल में सेवा की है, तो क्या उसका ये नतीजा है? हाँ, आपकी मैं तपस्या ये है? मानता हूँ कि मैंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया, केवल गुरुकुल कुरुक्षेत्र ही नहीं। मैं आयुर्वेद के साथ योग प्राकृतिक चिकित्सा की स्थापना, जी बिल्कुल। गो संवर्धन, गो पालन और उसकी नस्ल सुधार के कार्यक्रम, और उसके साथ ग्रामीण क्षेत्र में और गुरुकुल में भी जैविक कृषि को मैंने बहुत बढ़ावा दिया। 10 वर्ष तक मैं भारतीय किसान संघ का हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष रहा। उस दौरान किसानों के हित के लिए बहुत मेहनत की गई और इस प्रकार इसके साथ साथ मैंने गुरुकुल से एक टीम तैयार की 10-15 लोगों की, कि जो गांव के स्कूलों में जाते हैं, जो बच्चे टाट पट्टियों पे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन बच्चों में हमारे 10-15 लोगों की एक टीम है कि जो एक सप्ताह एक स्कूल में रहते हैं। निरंतर प्रक्रिया है। उन बच्चों को योग कराना, प्राणायाम कराना, धार्मिक भावनाएं, नशा मुक्ति का शपथ दिलाना, कुरीतियों से दूर रहना, माता पिता की सेवा करना, गुरुओं के प्रति आदर भाव रखना, ये निरंतर 3-4 वर्षों से कार्यक्रम है और 300 के लगभग गांव हम कवर कर चुके हैं। जब तक पूरा परिवर्तन नहीं आ जाता बच्चों में, तब वहीं तक रहेंगे, हम वहीं रहेगी। उनके घरों में रुकते हैं और उन बच्चों का व्यवहार जब बदलता है तो माता पिता हमारे से जुड़ते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा हमें नमस्ते नहीं करता था, पैर छूने लग गया, सवेरे टाइम पे उठता नहीं था, अब योग करता है, स्कूल में रुचि से नहीं जाता था, अब दौड़ के जाता है, होमवर्क नहीं करता, वो भी करता है। तो इस ढंग से कार्यक्रम और उसके साथ कुछ भजन पार्टी हमने रखी, गांव में जाती हैं, लोगों से धूम्रपान छुड़ाना, नशा मुक्ति का अभियान चलाना। बहुत बड़ा रोग है। हाँ जी, जिससे बहुत बड़ा रोग है समाज में। पंजाब में देख लीजिएगा, जी और जी जी। इवन हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। हाँ, इस दिशा में भी मैंने बात की है। बहुत अच्छा। मुख्यमंत्री जी से भी मैंने निवेदन किया और चीफ सेक्रेटरी महोदय को भी मैंने कहा कि हमने एक अभियान चलाना है अपने प्रदेश में, हिमाचल नहीं तो प्रदेश भावी में। पीढ़ी, सबसे बड़ी पूंजी राष्ट्र की हमारी युवा पीढ़ी है और जिस राष्ट्र की युवा पीढ़ी सजग है, संस्कारवान है, राष्ट्रभक्त है, वो राष्ट्र ऊंचा उठेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पूछा राष्ट्रों का निर्माण कैसे होता है, तो मैंने पढ़ा, उन्होंने बोला राष्ट्रों का निर्माण बांधने से नहीं होता, राष्ट्रों का निर्माण बहुत सड़कें बिछाने से भी नहीं होता, राष्ट्रों का निर्माण बहुत कल कारखाने लगाने से भी नहीं होता, राष्ट्रों का निर्माण होता है वीर पुंगवों के शौर्य से, वीर माताओं के सतीत्व से और संस्कारवान युवाओं से राष्ट्र का निर्माण होता है। आचार्य जी, मैंने आपके चेहरे पे जिस दिन आप आए एक अलग तेज देखा है, ग्लो जिसको कहते हैं, और उसी समय आपने योग की बात कर दी। मुझे वो साफ दिख रहा है, झलक रहा है आपके चेहरे से। योग को लेके तरह तरह की कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है, कंट्रोवर्सीज होती हैं, आपकी क्या राय है, क्या कहना है इस पर? मेरी व्यक्तिगत धारणा है, योग इस देश की बहुत पुरातन विद्या है। महर्षि पतंजलि ने हजारों वर्ष पहले योग शास्त्र का निर्माण किया और उसमें योग को भी हमने बड़ा छोटा समझ लिया, केवल योग के आसन, ऐसा नहीं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग योग के हैं जी। इन पर जब अलग अलग चिंतन करते हैं तो मैं समझता हूँ योग के बिना पूर्ण व्यक्तित्व का निखार हो ही नहीं सकता। योग के जो आसन हम करते हैं, निश्चित रूप से अब तो विश्व ने इसे स्वीकार कर लिया है, बिल्कुल साइंटिफिक रूप से ये क्लियर हो चुका है कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन और आत्मा भी स्वस्थ रहेंगे। यहाँ हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला आचार्य जी के साथ बदस्तूर जारी रहेगा। नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उसके बारे में क्या प्रयास किए जाने चाहिए? जो परिवेश उनको मिल रहा है उसके कारण हो रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आचार्य जी, युवा की बात हमने की। जी। हमारे युवा, जैसा आपने भी कहा, देश का भविष्य है, और शिक्षा के स्तर में जिस तरह से गिरावट आ रही है, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उसके बारे में क्या प्रयास किए जाने चाहिए? मेरी व्यक्तिगत धारणा है, जो प्रश्न आपने किया वो सही दिखाई दे रहा है। इस समय हमारा जो शिक्षक वर्ग है और जो पारिवारिक ढांचा है, उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है। शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उसमें बालक के निर्माण की प्रक्रिया बताते हुए लिखा है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, कि बालक का पहला गुरु माँ है, दूसरा पिता है और तीसरा अध्यापक आचार्य है। यदि यह तीनों अपनी जिम्मेदारी का भली प्रकार निर्वहन करें, ऐसा इस देश में होता रहा है, तो आज इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। आज के युवाओं को मैं इतना गलत नहीं मानता। जो परिवेश उनको मिल रहा है, उसके कारण हो रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण है। जो टीवी के माध्यम से जो कुछ बालक देखते हैं, आज मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो कुछ चलाया जा रहा है, और उसके साथ साथ हमने ये सोच लिया कि अक्षर ज्ञान दे दो, बस इससे अधिक पढ़ाई कुछ है नहीं। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। बिल्कुल, यह बिल्कुल संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। एक बालक के उठने का समय, जैसे अपने गुरुकुल में भी इसको, बैठने का तरीका, निरंतर मोरल वैल्यूज़ जिनको कहते हैं, वो आज बहुत तेज़ी से ह्रास उनका है। ये सब चीज़ आज फालतू की चीज़ मान ली गई है, जबकि इसके बिना किसी भी राष्ट्र का, समाज का, परिवार का कल्याण नहीं हो सकता। आज आवश्यकता है अपने युवाओं में भारत का प्राचीन इतिहास, अपने महापुरुषों की जीवनियाँ, क्रांतिकारियों की जीवनियाँ, इस प्रकार का चिंतन हमने युवाओं को देना चाहिए। आचार्य जी, आमतौर पर हम देखते हैं विश्वविद्यालयों में हिंसा होती है, और आप कहाँ तक सही मानते हैं कि विश्वविद्यालयों में राजनीति घुसे और इस तरह से विभिन्न दल जाके वहाँ अपना वर्चस्व काम करने के लिए करते हैं कोशिश? तो इससे दूर रहना चाहिए कि क्या? देखिए, मेरा स्पष्ट चिंतन है, प्राचीन भारत में भी शिक्षा के केंद्र गुरुकुल होते थे। योगेश्वर कृष्ण ने राजनीति की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने राजनीति की, लेकिन क्या इतिहास में कहीं मिलता है कि पढ़ाई के समय कोई राजनीति हुई? पढ़ाई का समय केवल पढ़ाई। मैं मानता हूँ, मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि पढ़ाई के समय जो आयु छात्रों की है, उनमें हार्मोन्स चेंज होते हैं, शरीर में विभिन्न परिवर्तन आते हैं। उससे बच्चों की इच्छाएं जो जागृत होती हैं, और उस समय बालक ब्रेन से कम सोचता है, हृदय से ज़्यादा सोचता है। उस समय बच्चों को संभालने की बहुत आवश्यकता होती है। तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि समझदारी का परिचय उन सबको देना चाहिए जी। और ये अवस्था भावी जीवन की नींव है। नींव जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, भविष्य उतना सुरक्षित होगा। तो छात्रों को अपनी सारी शक्ति अपने गुरुजनों के सम्मान में, माता पिता की इज्जत में, राष्ट्र के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाएं और बहुत बढ़िया शिक्षा प्राप्त करें। उसके बाद राजनीति में आना है तो भी बढ़िया लोग ही राजनीति में आएंगे, तो ही राजनीति का कल्याण होगा। यदि संस्कारहीन लोग राजनीति करेंगे तो कभी भी राष्ट्र उन्नति की ओर नहीं जा सकता। आचार्य जी, ब्रेक के दौरान भी हम एक बात कर रहे थे, कन्या भ्रूण हत्या या किस तरह से पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा इस तरह से हो रहे हैं मामले, और हिमाचल के जो सीमाई क्षेत्र हैं जो पंजाब हरियाणा के साथ लगते हैं, वहाँ भी चीज़ें हो रही हैं। और आप ये भी चर्चा कर रहे थे कि बेटियों का सम्मान कैसे है, और आपने क्या कदम उठाया गुरुकुल में? हाँ, मैंने हरियाणा प्रदेश में बड़ी गंभीर समस्या आई। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत हरियाणा से एक अभियान शुरू किया। मैं टेलीविज़न पर उनका भाषण सुन रहा था। वो इतना प्रभावशाली था कि मन में संकल्प लिया कि केवल हम बातें नहीं, कुछ जब एक संदेश मिला तो इसको प्रैक्टिकल करना चाहिए। तत्काल मैंने और मेरे साथियों से मैंने निवेदन किया
कि इसको एक प्रैक्टिकल करते हैं। अम्बाला में चमन वाटिका इंटरनेशनल कन्या गुरुकुल की हमने तत्काल स्थापना की, जिसमें भारतवर्ष के 8 प्रांतों की 300 बेटियां 1 महीने के आह्वान पे हमें मिली। और मैं समझता हूँ कि उन बेटियों को हम इतना सशक्त करेंगे, इतना मजबूत करेंगे कि समाज में भ्रूण हत्या जैसी जो एक गंदगी है इसे निजात पाएंगे। आचार्य जी, एक अभी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का मामला आया, अभी वहाँ कुछ इंटरव्यूज़ हुए प्रोफेसर्स के, लेक्चरर्स के, तो आपने आदेश दिया कि अभी उनको रोका जाए। तो क्या आप कब तक उसके बारे में फैसला करेंगे? तो क्या कारण रहे होंगे? हाँ, वो दोनों तरह का पक्ष मेरे सामने आया था। वो इस तरह की बात उसमें रही कि जो नियम यूजीसी के पहले थे वो अब भी हैं, पहले जो लोग लगे वो उन्हीं व्यवस्थाओं के अंतर्गत लगे, अब वाले लगे वो भी उन नियमों के अनुसार लगे। तो उसमें मैंने देखा कि दोनों पक्षों को मैं एक बार देख लूं, तभी कोई फैसला, उसके बाद कोई निर्णय किया जाए। एक और मामला है कि विधानसभा ने पिछले सत्र में एक विधेयक पारित किया, खेल विधेयक। तो भाजपा ने उसका विरोध किया, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने उसका विरोध किया, सरकार का अपना पक्ष है और इन संघों का कुछ अपना पक्ष है। और तत्कालीन राज्यपाल उनके पास वो मामला गया था एसेंट के लिए, संस्तुति के लिए, तो उनको फैसला करना था। तो अब आपके पास लौटाया, तो कब तक उम्मीद की जा सकती है उसके ऊपर आप कोई अंतिम निर्णय लेंगे? अभी मैं आया हूँ, लोगों का मिलना जुलना, कई तरह के कार्य भी चल रहे हैं, उसको मैं देखूंगा, उसके बाद सोचते हैं। आपने कहा कि हिमाचल के विकास को गति देनी है, उसमें अपना एक योगदान देना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल योगदान देना है, जी, ठोस कारगर योगदान देना बिल्कुल है। तो सभी दलों को किस तरह से साथ लेकर चलने की रणनीति रहेगी आपकी? बिल्कुल, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलकर के एक परिवार की भावना को लेकर अपने प्रदेश की जनता के चहुमुखी विकास के लिए काम करें। यहाँ इतना काम करने वाला है, जैसे मेरे को पता लगा कि यहाँ धीरे धीरे ड्रग्स माफिया पांव पसार रहा है। जी, उस पर काम करना। शराब का बड़ा प्रचलन है, युवा पीढ़ी ही नहीं बनेगी तो हमारा विकास किस काम का होगा। दूसरा मेरे मन में विचार है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है और प्रशासनिक अधिकारी उनसे भी मैंने आग्रह किया है कि एजुकेशन की दिशा में हम और आगे बढ़ें। हम हिमाचल प्रदेश में बहादुर बेटे हैं, पहाड़ियों पर सीधा चढ़ते हैं। हमारे पड़ोस में 2 पड़ोसी हमारा काफ़ी विरोधी हैं, तो सेना में बहादुर जवान जाएं, यहाँ पर एनडीए एकेडमी हो, आईआईटी की एकेडमी हो, पीएमटी की एकेडमी हो। मैंने दान ले करके गुरुकुल को खड़ा किया, यहाँ भी प्रयास रहेगा, और उसमें मैंने 3 एकेडमी बना दी। तो सरकार प्रयास करे तो यहाँ भी हो सकता। जैसे 12 जिले हमारे हैं, तो हर 4 जिले के बीच में आईआईटी, पीएमटी, एनडीए की एकेडमियां बने और हर प्रकार का विकास अपने प्रदेश का हो। आचार्य जी, हम अपेक्षा करते हैं कि जो आपकी सोच है वो बिल्कुल व्यवहारिक बन जाए और प्रदेश हमारा तरक्की करे। आपने ईटीवी को समय दिया, इसके लिए आपका आभार। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़।